एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और नमस्ते भारत में बात करेंगे 60 सेकंड में न्यूज की। दरअसल दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी 48 घंटे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरके पुरम में रैली करेंगे और वहीं पूरी दिल्ली में बीजेपी के नेता 65 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अपने सांसदों को बजट ऐलान की भी जानकारी देने के लिए दिल्ली के मैदान में उतारेगी। आज फिर पीएम मोदी दिल्ली के दंगल में उतर रहे हैं। पीएम मोदी आज आरके पुरम में बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनसभा करेंगे। पीएम मोदी के साथ ही आज बीजेपी के दूसरे दिग्गज भी रण में उतरेंगे। आज पूरी दिल्ली में बीजेपी के नेता 65 जनसभाएं और 3 रोड शो करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गज बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। चुनाव कैंपेन में बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली से झूठे वादे किए हैं। अब भी यही बात बोल रहा है, हरियाणा के लोगों ने यमुना के अंदर जहर घोल दिया है। केजरीवाल सोने की पवित्र भूमि के ऊपर जन्म लिया है, उन्होंने तो उसको भी कलंकित करने का काम किया है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनना तय है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को गृह मंत्री ने मुस्तफाबाद और रोहतास नगर में जनसभाएं की। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 8 फरवरी को डबल इंजन की सरकार बननी तय है। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को बाहर करने का मन बना चुके हैं। जनता तय कर चुकी है कि 8 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। झूठ कितनी भी कुशलता से बोला जाए, इसके आयुष्य की एक सीमा होती है। केजरीवाल जी के सारे झूठ, फरेब और धोखे को जनता पहचान चुकी है। केजरीवाल स्वयं अपनी सीट पर से बड़े मार्जिन से चुनाव हारने जा रहे हैं कि एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली। कांग्रेस और आप दोनों से हमारे वोट का टोटल बहुत बड़ा होगा। अब तक भाजपा की सबसे बड़ी जीत दिल्ली में, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ जीत। देखिए, पॉजिटिव वोट की हम अपेक्षा कर रहे हैं और दिल्ली को दुनिया भर में सबसे 1 नंबर की कैपिटल बनाना। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी के दिग्गज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। भजन लाल शर्मा ने रिठाला और मोती नगर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनसभा की। दिल्ली में प्रचार का शोर थमने से पहले बीजेपी ने दिग्गजों की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी दिल्ली के दंगल में उतरे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी दिल्ली में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। रिठाला में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा ने करप्शन के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा। 28,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड का घोटाला, 5,400 करोड़ रुपए राशन घोटाला, डीटीसी बस का घोटाला, 1,300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला। सीएम भजन लाल शर्मा ने विकास के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पीछे धकेला है। भजन लाल शर्मा ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली वालों से सिर्फ झूठे वादे करते रहे हैं। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कहा था, कितना कर दिया। आपने अच्छी सड़कों के वायदा किए थे, किधर सड़क है? मैं तो आज आया हूं, कहा निठारा से आया, पुल के नीचे होके आया तो गाड़ी बिल्कुल 10 की स्पीड पर चल रही थी। क्या स्थिति हो रही, सीवरेज की स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली वालों से सोच समझकर वोट करने की अपील की। उन्होंने बसंत के महीने में दिल्ली वालों से कमल खिलाने की अपील की। ये बसंत का महीना है, बसंत में वैसे ही फूल खिलते हैं। आज दिल्ली की जनता को फूल खिला करके हमेशा के लिए दिल्ली के सारी समस्याओं का समाधान भी करना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा दिल्ली का विकास करना है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं। दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनेगी और संकल्प पत्र में किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। देखिए, दिल्ली के दंगल में अब बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उतर आए हैं। बाबा बागेश्वर ने नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को आशीर्वाद दिया। कहा कि जो सनातन का काम करेगा हम उनके साथ हैं। लक्ष्मीबाई नगर में पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। जय श्री राम के जय घोष के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो सनातन का काम करेगा हम उसके साथ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रदूषित यमुना पर सवाल उठाए और कहा कि यमुना हमारी आदर्श है। उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। शास्त्री ने दिल्ली वालों से सोच समझकर वोट देने की अपील की। दिल्ली वालों, अब आज के बाद हम लोगों को हनुमान जी की भक्ति छोड़ करके किसी और की भक्ति, अपना तिरंगा अभी चांद पर है। हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने तिरंगे में चांद लग जाए। और हम हिंदू हैं, एक रहेंगे। क्या रहेंगे? एक रहेंगे तो हम बचेंगे। धर्मेंद्र ने तो कश्मीरी पंडितों को भगो वैसे ही होती कहा। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी आज पूरा दमखम दिखाने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में कांग्रेस के दिग्गज दिल्ली में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुस्तफाबाद विधानसभा में जनसभा करेंगे। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बल्लीमारान और मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। शनिवार को राहुल गांधी ने संसद में दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स के समूह नेशनल हॉकर फेडरेशन से मुलाकात की। राहुल ने मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी अमीरों की सरकार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दिल्ली की सीमापुरी और बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगी। शनिवार को प्रियंका गांधी ने चांदनी चौक में रैली की। यहाँ प्रियंका ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आपने दोनों को देखा है, मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, क्या कहते हैं? हर चीज का दोष जवाहरलाल नेहरू जी को देते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या भाषण देते हैं? मोदी जी की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी को नेहरू जी मिल गए, केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने रिठाला से पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल पर हमले का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली सीट पर प्रचार के दौरान भी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है और सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है। रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार महेंद्र गोयल रोहिणी के अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान महेंद्र गोयल पर हमला किया गया। दूसरी पार्टी के गुंडों ने आपके विधायक के ऊपर हमला करके उनको घायल कर दिया। राजनीति में आप अपने काम बताओ, आप ये बताओ आने वाले 5 साल में क्या काम करोगे, लेकिन एक दूसरे पे ऐसे हमला करना तो ठीक नहीं है ना। वहीं रिठाला से बीजेपी उम्मीदवार कुलवंत राणा ने महेंद्र गोयल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये काम क्यों करूँगा? हम लोग इस प्रकार के काम ना कभी आज तक किए, रिपोर्ट चेक कर लो। हम लोग इस प्रकार के काम के लिए आए ही नहीं, हम काम आए सेवा करने। खुद की कहानी होगी, खुद की स्क्रिप्ट होगी। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर प्रचार कर रहे अपने कार्यकर्ताओं पर भी हमले का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। हमारे कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे, इनके साथ मारपीट किया बीजेपी के लोगों ने, उनकी वीडियो है। देखिए, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का पूरा फोकस इस वक्त दिल्ली की 2 सीटों पर है। वो 2 सीटें हैं मुस्तफाबाद और ओखला। किस तरीके से ओवैसी ने केजरीवाल और अखिलेश पर निशाना साधा है, देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर ओवैसी पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। ताहिर हुसैन के लिए वोट मांगने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी जीत रही है तो इसके पीछे विपक्षी नेता है। बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं जीती, तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है, अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। तुम कब तक इन जालिमों के कूली, इनके नौकर बन के जिंदगी गुजारोगे? असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा।
और कहा कि बीजेपी उन लोगों को टिकट देती है जो मुसलमानों का चेहरा देखकर उनका नाम पूछता है। मजलिस ने इस बात को महसूस किया जिन्होंने ताहिर को और ऐसे कई लोगों को जेल में डाला, हमने उनको टिकट देकर जनता के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे। यहां पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और यहां पर सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के साथ। हाई प्रोफाइल मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए प्रचार के आखिरी चरण में सीएम योगी ने खुद कमान संभाली है। सीएम योगी आज मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। रामगंज स्कूल मैदान में होने वाली सीएम की रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। मिल्कीपुर में प्रचार के लिए सीएम योगी ने पहले ही यूपी सरकार के 7 मंत्रियों समेत 40 विधायकों को मैदान में उतारा है। अब आखिरी फेज में सीएम योगी खुद मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं। आज होने वाली जनसभा के साथ ही प्रचार के आखिरी दिन यानी 3 फरवरी को सीएम योगी मिल्कीपुर में रोड शो करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी 3 फरवरी को मिल्कीपुर में रोड शो करेंगे। डिम्पल यादव 2 दिन पहले ही मिल्कीपुर में रोड शो कर चुकी हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी के चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी के फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद के बीच में सीधा मुकाबला है। अवधेश प्रसाद के इस्तीफा देने के बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं बजट की। बजट में सरकार ने सैलरी क्लास को बड़ी राहत दी है। अब नई टैक्स रिजीम के हिसाब से 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़कर 12,75,000 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट भाषण के 72वें मिनट पर वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स का चैप्टर खोला, तो फिर वो हुआ जो बीते 11 साल में नहीं हुआ। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. देश के मिडिल क्लास ने हाल के वर्षों में आम बजट में अपने लिए इससे बड़ा मेगा शो नहीं देखा। नौकरी पेशा मिडिल क्लास इसे 12 लाख नहीं बल्कि 12,75,000 जोड़े, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में उन्हें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट भी मिली है। अब न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10% है। छूट के बाद न्यू टैक्स रिजीम में ये भी नहीं लगेगा। 12 से 14 लाख सालाना इनकम वालों को 15% टैक्स देना पड़ेगा। इससे ऊपर जैसे 4-4 लाख रुपए पर स्लैब बढ़ेगा। टैक्स भी 20, 25 और 30% हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के नागरिकों की जेब को बढ़ाने वाला होगा और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बजट से वेल्थ बढ़ेगी। पीएम मोदी ने बजट को इनकम टैक्स पेयर के बचत बढ़ाने और विकसित भारत मिशन की नींव मजबूत करने वाला बताया। पीएम ने बजट को लेकर कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आम लोगों को राहत देने वाला और वेल्थ बढ़ाने वाला बजट है। बहुत अच्छा बजट है। समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला, उत्साह देने वाला और उनकी वेल्थ को बढ़ाने वाला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये प्रगति वाला बजट है और ये बजट हर वर्ग की तरक्की करेगा। अब देखिए, बजट को लेकर विपक्ष का कहना है कि इस बजट से आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह कहा कि ये बजट चंद लोगों के फायदे के लिए बनाया गया। तो वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि जिस बजट में 12 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री किया गया है, तो ये सवाल पूछा कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जो 12 लाख तक आय कमाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बजट का पूरा फोकस चंद लोगों को फायदा पहुंचाना है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में कितने लोग 12 लाख रुपए कमाते हैं। बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का, हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे आज आप उस पे टैक्स भर रहे हैं और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा
कि बजट में मिडिल क्लास को होम लोन और व्हीकल लोन में छूट नहीं मिली। इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जानी चाहिए थी। वहीं दूसरे विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार दिखावे के लिए छूट का ऐलान करती है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। 0 से लेकर 4 लाख तक कमाते हैं, उनके लिए टैक्स नहीं होगा, पर 8 to 12 लाख के लिए अभी भी टैक्स ब्रैकेट लगाया हुआ है। देखिए, हर बार बजट में सरकार अलग अलग सेक्टर को अलग अलग फंड देती है। रेलवे, डिफेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर सेक्टर का अलग बजट होता है। लेकिन इस बार किस सेक्टर को कितना बजट मिला, कितना फंड मिला, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाएं। बजट में मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र को 4,91,732 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले साल से 36,959 करोड़ रुपए ज्यादा है। कृषि क्षेत्र के लिए 2,33,211 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 13,568 करोड़ रुपए ज्यादा है। शिक्षा क्षेत्र के बजट में 3,012 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए 1,28,650 करोड़ रुपए किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 9,024 करोड़ बढ़ाकर 98,311 करोड़ कर दिया गया है। ग्रामीण विकास क्षेत्र का बजट 2,66,817 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछली बार से 1,009 करोड़ रुपए ज्यादा है। शहरी विकास के लिए बजट में 96,777 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिसमें 14,200 की बढ़त की गई है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के लिए 81,174 करोड़ रुपयों की घोषणा की गई है। देखिए, लोकसभा में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होगी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल रिपोर्ट को पेश करेंगे, तो वहीं जेपीसी में शामिल रहे विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए। 30 जनवरी को जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष को जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी थी। इस दौरान जेपीसी में शामिल सत्ता पक्ष के सदस्य मौजूद थे, लेकिन कोई विपक्षी सांसद नहीं पहुंचा था। 29 जनवरी को जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया और जेपीसी के मेंबर असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट पर उनके असहमति के नोट को हटा दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने उनकी जानकारी के बिना ही उनके असहमति वाले नोट को हटा दिया। ओवैसी ने रिपोर्ट पर 231 पन्नों का असहमति नोट दिया था। असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि रिपोर्ट पर उनकी असहमति नोट को बदलने के लिए प्रक्रिया के नियमों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर नियमों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी ने रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 के बहुमत से स्वीकार किया था। विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट दिए थे। देखिए, प्रयागराज भगदड़ में मौत पर मोक्ष वाले विवादित बयान को लेकर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा, उसके बाद सवाल उठने लगे। इन सवालों से बैकफुट पर आए धीरेन्द्र शास्त्री फिर मीडिया के सामने आए और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बहुत पीड़ा है, रोते बिलखते हिंदू परिवार को देख करके मन हमारा बहुत आत्मीय दुख है, और ये बयान तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, और ये घटना असमय हुई है और बहुत ही निंदनीय हुई है। ये बात उनके लिए नहीं। तो सुना आपने अपने इसी बयान को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब धर्म आचार्यों के भी निशाने पर आ गए हैं। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने उनके इस बयान पर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों से मुलाकात की। प्रयागराज भगदड़ पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने संतों की नाराजगी बढ़ा दी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर भगदड़ में मौत से मोक्ष मिलता है तो धीरेन्द्र शास्त्री को महाकुंभ में आकर इसी तरह मोक्ष ले लेना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया,
तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है। इसी बीच सीएम योगी प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचे। इसी अस्पताल में भगदड़ में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। सीएम अस्पताल में घायलों से मिले और उनका हालचाल जाना। सीएम ने कहा कि भगदड़ वाले दिन संतों ने धैर्य का परिचय दिया। ये जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान की तैयारी हो रही है और इसी के साथ ही ये अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान होगा। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों ने बसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान की तैयारी शुरू कर दी है। बसंत पंचमी पर अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान होगा। इस दिन साधु संत पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ शाही जुलूस के बीच संगम पहुंचेंगे और अमृत स्नान करेंगे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान में श्रद्धालुओं की नजर आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अरुण गिरी जी महाराज के शाही जुलूस पर होगी। इस बार ऐसी सभी लोगों की इच्छा है तो शाही स्नान पर गुरुदेव यह सिंहासन होना चाहिए, आप विराजमान इस पे हों, ऐसा अभी तक सोचा गया है। और इसी बीच शनिवार को महाकुंभ में 73 देशों के राजनयिकों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ पहुंचे राजनयिकों का सबसे पहले अरेल में राज्य सरकार की ओर से स्वागत किया गया। उसके बाद राजनयिकों को जेटी के जरिए पवित्र त्रिवेणी संगम का दर्शन करवाया गया। प्रयागराज आगमन का आपका यह कार्यक्रम आपके लिए एक लंबे समय तक अच्छे अनुभव के रूप में यादगार बनी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। कनाडा से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और जवाब में जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान सामने आया। 155 बिलियन यूएस डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा कनाडा। ये बड़ा बयान जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।